नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स में बहुत-बहुत स्वागत है। इस कोर्स के अंदर हम हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशंस है, वो आपको शेयर करने वाले हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में यदि वर्क करना चाहती हैं, ये कोर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस कोर्स में आज ही जॉइन कीजिए और उसका बेनिफिट उठाइए। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एनएबीएच के बारे में कि एक्चुअली एनएबीएच 6th एडिशन होगा, बेसिक फंडामेंटल क्या है, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता आज के डे में कोई भी हॉस्पिटल हो वो एनएबीएच एक्रेडिट मिलेगा आपको। तो एनएबीएच एक्रेडिट हॉस्पिटल में वर्क करने का जो प्रोटोकॉल होता है वो अदर हॉस्पिटल से डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करें एनएबीएच 6 एडिशन में। जो एनएबीएच 6 एडिशन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर की कि जो आपका एनएबीएच 6 एडिशन है उसमें चैप्टर कितने हैं। इसमें जो टोटल चैप्टर होते हैं वो आपके 10 होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आपके 100 होते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आपके 639 होते हैं। उसके बाद आता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसे हम क्वालिटी इंडिकेटर भी बोलते हैं, वो होते हैं आपके 50। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, आप कंफ्यूज मत होना। जो आपका एनईबीएच 6 एडिशन और एनईबीएच 5th एडिशन, 5th एडिशन। अब जो यहाँ पे एनईबीएस 6 एडिशन है उसमें टोटल इसमें 10 चैप्टर मैंने बता दिया और वही आपके पहले एनईबीएस 5th एडिशन में भी 10 चैप्टर ही थे। ओके, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड के। स्टैंडर्ड उस टाइम पे यहाँ भी एनईबीएस 6 एडिशन में भी आपके 100 है और आपके 5th एडिशन में भी आपके 100 ही थे। ओके, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कुछ चेंजेस हुआ था। जो अब हम बात करें एनईबीएस 6 एडिशन की, इसमें टोटल जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 639 है। लेकिन जो आपका एनईबीएच 5th एडिशन था उसमें थे ये 651। कितने? 651। उसके बाद में जो आपके क्वालिटी इंडिकेटर थे आपके एनईबीएच 6 एडिशन में आपके 50 क्वालिटी इंडिकेटर हो गए। इससे पहले जो आपके क्वालिटी इंडिकेटर थे वो आपके 32 थे। ये दोनों डिफरेंस है एनईबीएच 5th एडिशन और 6th एडिशन में। एक्चुअली इसमें दो हमारे स्टैंडर्ड भी चेंज हुए हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट मॉडिफाई किए गए हैं। और यदि आप उनके बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारा ऑलरेडी कोर्स अपलोड है एनईबीएच 6 एडिशन के भी, यहाँ पे आप उसको भी देख सकते हो, वहाँ से वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं चैप्टर के बारे में। जो आपके 10 चैप्टर्स हैं इसी के ऊपर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है, तो आपको इन 10 चैप्टर की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसमें तो चैप्टर है, 2 कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहले आता है जो 5 चैप्टर है वो आपके पेशेंट सेंट्रिक और सेकंड जो 5 है वो है आपके ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक्स। ठीक है, पहले जो 5 है वो पेशेंट के जो पेशेंट से रिलेटेड है और जो लास्ट के 5 है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। आपको इतना थोड़ा ध्यान रखना है। अब जो 10 चैप्टर उनके मैं नाम बता दूं। अभी मैंने बताया था आपको जो आपको पेशेंट सेंट्रिक और ऑर्गेनाइजर सेंट्रिक, वो इस तरह से है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे एक ध्यान रखना और है। जो आपका एनईबीएच में जो चैप्टर हो, सबसे पहले जो चैप्टर है आपका एएसी, जिसे हम बोलते हैं एसेस असेसमेंट कंटिन्यूटी ऑफ केयर। ओके, सेकंड जो चैप्टर है उसका नाम है आपका सीओपी, जिसे बोलते हैं केयर ऑफ पेशेंट। थर्ड है आपका एमओएम यानी मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशंस। नंबर 4 पे आपका पेशेंट राइट एंड एजुकेशन। और नंबर 5 पे आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यानी आईपीसी। नंबर 6 पे है आपका पीएसक्यू, जिसे बोलते हैं पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। नंबर 7 पे है आपका आरओएम यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा एफएमएस यानी फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। नंबर 9 पे हमारा एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और लास्ट है आपका आईएमएस यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको इन चैप्टर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। अब दूसरा क्या होता है, देखो आपको पता है कि जब भी कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस होती है। आपका जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ होता है वो भी इंगेज होता है, आपका जो बिलिंग स्टाफ होता है वो भी इंगेज होता है, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर, वहाँ पे सबका अलग अलग रोल होता है। तो सबसे पहले जब भी कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल के अंदर आता है तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कि हमें उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो वो सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं किसमें, फर्स्ट चैप्टर के अंदर यानी एएसी के अंदर। ठीक है, सेकंड चैप्टर होता है सीओपी, जिसे बोलते हैं केयर ऑफ पेशेंट। आपने देखा होगा इमरजेंसी, इमरजेंसी रूम आई थिंक सबने देखा होगा। भाई अगर इमरजेंसी के अंदर कोई पेशेंट आता है उस पेशेंट को हम कैसे मॉनिटर करेंगे, हम ट्राइज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ट्राइज के बिहा पे हम
पेशेंट को सेग्रीगेट कैसे करेंगे, एमएलसीज प्रोटोकॉल कैसे फॉलो होगा, उसके बाद में इनिशियल असेसमेंट फॉर्म फिल होता है आपका और री असेसमेंट फॉर्म फिल होता है, उसको फिल करने का प्रोटोकॉल क्या है। यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली पेशेंट की केयर से रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं वो इस चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन। इसमें क्या होता है थर्ड चैप्टर में, देखो क्या होता है, आपके पास में दो तरह की फार्मेसी होती है मोस्टली। इसमें हम क्या, फार्मेसी हमारी कवर होती है, और दूसरा जो मेडिसिन आपके वार्ड में अवेलेबल होती है वो भी इसके अंदर मॉनिटर की जाती है। जो आपकी ओपीडी फार्मेसी होगी, और सेकंड आपकी आईपीडी फार्मेसी होगी। ये तो फार्मेसीज होती हैं। अन्य फार्मेसीज के अंदर आपकी मेडिसिन रखी होती है, तो आपको शेड्यूल H1 H1 की नॉलेज होनी चाहिए, आपकी इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए, आपको डिस्पेंसिंग एरर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कट स्टेप की नॉलेज होनी चाहिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और दूसरा लुक लाइक साउंड लाइक मेडिसिन कौन कौन से होती हैं, वो सब मेडिसिन की जो डिटेल्स है आपको इस चैप्टर के अंदर मिल जाएगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट आपका पीआरई, जिसे हम बोलते हैं पेशेंट राइट एंड एजुकेशन। अब कोई पेशेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, उसके क्या राइट्स हैं, क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसके बारे में कौन बताएगा, आपका स्टाफ बताएगा। दूसरा, यदि आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने जा रहे हो या उसका कोई प्रोसीजर करने जा रहे हो, सबसे पहले कंसेंट लेना है। तो कंसेंट लेने के लिए जो काउंसलर उसे कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, जैसे आपका कंसेंट ले रहे हैं उसमें बेनिफिट भी बताएगा, रिस्क भी बताएगा, अल्टरनेटिव भी, पूरी इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर करेगा, पेशेंट के साथ में। तो इससे रिलेटेड आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाएगी कि पेशेंट का राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। उसका जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई पेशेंट का प्रोसीजर होता है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को बुलाया जाता है, तो उनको एजुकेट हम कैसे करते हैं वो सब आपको फोर्थ चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। अब बात करते हैं आईपीसी। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो आपका एनईबीएच फिफ्थ एडिशन था उसमें इसका नाम था एचआईसी यानी इन्फेक्शन कंट्रोल, लेकिन अब इसका नाम होगा आईपीसी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ओके, अब इसके अंदर आपको पता है हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल लोग वर्क करते हैं, आपका स्टाफ होता है, आपका नर्सिंग स्टाफ होता है, डॉक्टर्स होते हैं, उसके बाद पेशेंट्स होते हैं। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल फॉलो कराए जाए जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले, कौन कौन से केमिकल यूज़ करने हैं, हमें क्वालिटी इंडिकेटर कैसे मॉनिटर करने हैं, हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल हमें कैसे फॉलो कराना है, डीप क्लीनिंग हमें से कैसे करनी है, एमएसडीएस कैसे वर्क करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको यानी इन्फेक्शन कंट्रोल करने से लेके और जो क्लीनिंग प्रोसीजर तक होती है वो सब इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जानी है। बस ये ध्यान रखना है, इसका जो नाम था फिफ्थ एडिशन में वो था एचआईसी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, और अब इसका नाम होगा आईपीसी इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। कभी कभी पूछ लेते हैं कि अभी एनईबीएच फिफ्थ एडिशन से सिक्स एडिशन में कुछ चेंजेस हुआ किसी एक चैप्टर में, तो कौन सा चैप्टर है, तो सीधा आप समझ लेना 5 नंबर का जो चैप्टर है वही है, यानी आईपीसी। नेक्स्ट आता है आपका सिक्स, जिसे बोलते हैं पेशेंट सेफ्टी क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इसका आप देख लो कि आपको पता है जो भी एनएपीसी हॉस्पिटल होता है उसमें एक क्वालिटी मैनेजर होता है। अब वो क्वालिटी मैनेजर की कुछ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, उसे केपीआई कैसे आइडेंटिफाई करनी है, उसे इंटरनल ऑडिट कैसे करनी है, उसके बाद में उसे शेड्यूल कैसे बनाने हैं, क्यों मल्टीपल कमिटीज उसमें वर्क करती है। तो वो सब एसओपीज कौन सी चाहिए आपको, पॉलिसीज कौन सी चाहिए आपको, ट्रेनिंग कौन कौन से टॉपिक पे करानी है, फॉर्म फॉर्मेट आपको कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, नियर मिस क्या होता है, एडवर्स रिएक्शंस क्या होता है, मेडिकेशन एरर को हम मॉनिटर कैसे करते हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम हम कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी चैप्टर के अंदर। ठीक है, जो उसमें नहीं मिलेगी एक आपके पास होता है एपेक्स क्वालिटी मैनुअल, उसके अंदर भी वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हैगा हमारा 7 नंबर, ROM रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे एक्चुअली जो भी आपके यहाँ पे एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, डिसीजन मेकर तो भाई आपका मैनेजमेंट ही है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अंदर आपको डिफाइन की हुई मिल जाएगी। उसके बाद आता है फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हम डेली राउंड लेते हैं, उसके बाद में एक होता है आपका फ्लोर मैनेजमेंट होता है, फ्लोर ऑडिट होता है, उसके बाद आपका जितने भी इमरजेंसी कोड होते हैं उसके ऊपर वर्क होता है, आप मॉक ड्रिल्स कराते हो, जब फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो कराते हो, वो सब चीज़ें आपकी इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब 9 नंबर पे इसमें क्या होता है, देखो यदि यदि कोई स्टाफ आपके हॉस्पिटल में आके
ज्वाइन करता है और वहाँ से एग्जिट होता है। तो वहाँ ज्वाइन होने से लेके एग्जिट होने तक की जो प्रोसेस होती है उसको हम कैसे मॉनिटर करें, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, फॉर्म फॉर्मेट हमारा क्या होता है होना चाहिए, इंडक्शन ट्रेनिंग कैसे कराते हैं, ओरिएंटेशंस कैसे होता है, उसके बाद में आपके ऑर्गेनोग्राम क्या होता है, हायरार्की क्या होती है, पेरोल प्रोसेस क्या होता है, अटरेशन रेट हम कैसे निकालते हैं, उसके बाद में जो एग्जिट इंटरव्यू करते हैं उसके लिए प्रोटोकॉल क्या फॉलो होता है, अप्रेजल सिस्टम हम कैसे कराते हैं, ये सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाती है। यानी जो भी आपका एचआर डिपार्टमेंट है पूरा जो वर्क करता है इस चैप्टर के बिहाफ पे ही करता है। ओके, नेक्स्ट अब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। आपको पता आज की डेट में मोस्टली 99% चीज़ें जो आपके डिजिटल बेस जा रही हैं, डिजिटली हो रही हैं। अब उनका आपके पास में डेटा अवेलेबल है तो आप क्लाउड मैनेजमेंट कैसे करते हो, जो आपका सर्विलेंस प्रोटोकॉल क्या क्या है, ये सब चीज़ें आपकी इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाती हैं। यदि आप इसके लिए बारे में डीपली सीखना चाहते हो तो आप हमारा एनएबीएच का कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, देखो थोड़ा सा मैं बता दूँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या कि भाई आपने चैप्टर बताए, उसके बाद में आपने स्टैंडर्ड बताए, उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बताए, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो क्या होता है, सपोज अगर मैंने पहला चैप्टर ले लिया एएसी, अब इस एएसी के अंदर कुछ आपके स्टैंडर्ड होंगे, सपोज मैं मान लेता हूँ कितने 18 स्टैंडर्ड है आपके, ठीक है। अब दूसरा इन स्टैंडर्ड 18 स्टैंडर्ड के अंदर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट भी होंगे, उन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब बताता हूँ क्या, आपने देखा होगा, सपोज करो ये बुक है आपकी, सपोज करो आपने आपकी फार्मेसी की या मैनेजमेंट की या आपने बीडीएस किया बीएमएस किया तो आपके पास में बुक हो गई। अभी बुक, इस बुक के अंदर सपोज करो हमने पहला चैप्टर ले लिया। भाई एक जो चैप्टर होता है उस चैप्टर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले होती है आपकी मेन हेडिंग। जो आपकी मेन हेडिंग होती है उसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड। ओके, और जो एक मेन हेडिंग के अंदर कुछ सब हेडिंग भी होती है, जो सब हेडिंग होती है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। हम इन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के ऊपर ही वर्क करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोटोकॉल फॉलो कराने चाहते हैं तो उसमें आपके पास में एसओपीज या आपके सेल्फ असेसमेंट टूल किट वो होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस पे काम कर पाओगे। अब ये जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है 4 कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहले आता है आपका कैटेगरी 1, जिसे बोलते हैं हम कोर कैटेगरीज। सेकंड आता है आपका कमिटमेंट कैटेगरीज। थर्ड आता है आपका अचीवमेंट कैटेगरीज और नंबर 4 पर आता है एक्सीलेंस। ओके, अब टोटल जब आप इन चारों का टोटल करोगे तो ये आपका 639 आएगा। पहले सबसे पहले जब भी आप एनएबीएच कराने जा रहे हो तो जो आपके कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हैं ये आपके कवर होने चाहिए, ये 100% आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। इसकी पॉलिसी हो, एसओपी हो, फॉर्म फॉर्मेट हो, चेकलिस्ट हो, ऑडिट हो या फिर ट्रेनिंग हो, ये सब आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कमिटमेंट। कमिटमेंट एक्चुअली कब देखे जाते हैं, जब आपका फाइनल असेसमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अचीवमेंट। आपको पता है यदि आपको एनईवीएच फॉर फिफ्थ एडिशन, एनईवीएच सिक्स एडिशन की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, सर्विलेंस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको हमारी क्वालिटी जो एनईवीएच सिक्स एडिशन का हमारा कोर्स है उससे मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका री एक्रेडिशंस। अब आपको पता है कि अगर हमारे किसी हॉस्पिटल को हम री एक्रेडिट करा रहे हैं तो वहाँ पे जो आपके एक्सीलेंस कैटेगरी जो 17 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ये कवर होने चाहिए। तो ये बेसिक आपका फंडामेंटल, पहला कोर हो गया आपके 105, कमिटमेंट हो गया 457, अचीवमेंट हो गया 60 एंड एक्सीलेंस हो गया आपके 17। ओके, तो ये था हमारा बेसिक फंडामेंटल ऑफ द एनएबीएच। यदि आप इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब हम नेक्स्ट आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में स्कोप ऑफ सर्विसेज के बारे में, एक्चुअली हॉस्पिटल के अंदर स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।